तो हेलो दोस्तों, वापस आ गए हम हमारे क्लास के लिए। हे चलो, तो इसके पहले की क्लास यानी कि इसके जो पहले की क्लास हुई है वो आपने बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर ली होगी। और उसके साथ साथ आज हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे यानी कि हमारे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर मूव ऑन करेंगे दोस्तों। आपको चैप्टर दिख रहा है, चैप्टर का नाम दिख रहा है ना? आपको चैप्टर का नाम दिख रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 के लिए हम लोग यहाँ पे अभी मूव ऑन करेंगे आज, और अभी हम लोग चालू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। चलो, चैप्टर नंबर 3 का हमारे नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। सर ये चैप्टर तो हम अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं। अकाउंट्स में तुम प्रैक्टिकल पढ़ते हो, यहाँ पे तुम पढ़ते हो थ्योरी। अकाउंट्स में पढ़ते हो तुम प्रैक्टिकल, यहाँ पे पढ़ते हो तुम थ्योरी। आगे का नहीं याद आ रहा कुछ, ठीक है? तो बेसिकली इश्यू ऑफ शेयर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सबसे पहले देख लेते हैं। सर इश्यू ऑफ शेयर में हमें पढ़ना है कि इश्यू ऑफ शेयर मतलब क्या होता है, उसके बाद मेथड्स क्या क्या है शेयर को इश्यू करने के लिए, वो सारी चीजें। उसके बाद ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, शेयर और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने के लिए क्या क्या मेथड्स है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड साथ ही में ये सारी चीजें हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे दोस्तों। एंड साथ में अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट करते हैं क्लास को चालू। चलिए गाइस, चलो इंट्रोडक्शन वगैरह हमारे इतने कोई काम का है नहीं। अभी तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज का पढ़ने के लिए है कि सर अब क्लासिफिकेशन कैसा होता है शेयर्स का, या शेयर्स जब हम मार्केट से खरीदना चाह रहे हैं तो कंपनी कितना इशू करेगी, और कंपनी जितना इशू करेगी उसमें से हमको कितना मिलेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? हाँ सर, वह सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो, हम सबसे पहले बात करते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है, एक मतलब एक फोलियो होता है, जैसे एक फनल होगा, फनल के हिसाब से चलेगा तुम्हारा शेयर का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले शेयर। अब मुझे बताओ क्या कंपनी लोगों से कितना शेयर लेगी? क्या कंपनी लोगों से कितना शेयर लेगी ये डिसाइडेड है? कंपनी लोगों से कितना शेयर्स के थ्रू पैसा लेगी ये डिसाइडेड होगा। सर लिखा होगा, कहाँ लिखा होगा? सर कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मतलब क्या सर? तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मतलब कंपनी के एमओए एओए में लिखा होगा। तो जितना एमओए एओए में लिखा है उतना ही तुम कंपनी से ले सकते हो ना? बताओ, जितना एमओए एओए में लिखा है उतना ही तुम कंपनी से ले सकते हो। तो एमओए एओए में जितना लिखा है उतनी ही तुम्हारी लेने की अथॉरिटी है क्या? बताओ, जितना एमओए में लिखा है क्या उतनी ही तुम्हारी अथॉरिटी है? तो सर अगर उतनी ही हमारी अथॉरिटी है तो उसी शेयर को हम बोलेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कौन सा शेयर कैपिटल भाई? कौन सा शेयर कैपिटल भाई? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब कंपनी को अथॉरिटी है सपोज 1 लाख की, मतलब 10 लाख रुपए शेयर्स के थ्रू कंपनी उठा सकती है। ये कंपनी को अथॉरिटी हमने देके रखी है कि तुम 10 लाख रुपए तक शेयर से उठा सकते हो। तो शेयर से अगर मैं 10 लाख उठा सकता हूं तो एट ए टाइम मैं 10 लाख का 10 लाख उठा लूंगा क्या? क्या सर मैं पूरा का पूरा पब्लिक से ले लूंगा क्या? नहीं सर, हो सकता है कि मुझे 10 लाख में से 8 लाख की जरूरत है, ठीक है? तो मैंने 10 लाख में से 8 लाख ही इशू किए, सॉरी मैंने 10 लाख में से 8 लाख ही इश्यू किए, तो मेरे टोटल ऑथोराइज का मैं पब्लिक से कितना लेना चाहता हूं वो मेरा कौन सा कैपिटल है सर? इशूड कैपिटल है, ठीक है? मेरे टोटल कैपिटल में से मेरा टोटल कैपिटल कितना था बच्चे मेरा टोटल कैपिटल कितना था बच्चे मेरा टोटल कैपिटल था 10 लाख। उसमें से मैं पब्लिक से लेना चाहता हूं सिर्फ 8 लाख, यानी कि मेरे टोटल ऑथोराइज में से मैं पब्लिक से लेना चाहता हूं 8 लाख। ये मेरा इशूड है, ठीक है? मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ये मेरा इशूड कैपिटल है। तो जो मैं 8 लाख लेना चाहता हूं वो मेरा इशूड है, जो मैं नहीं लेना चाहता हूं वो अनइशूड है, ठीक है? उसके बाद अब हो सकता है कि मैं 8 लाख लेना चाहता हूं, तो क्या लोग मुझे 8 लाख देंगे ये जरूरी है क्या? मैं 8 लाख लेना चाहता हूं बट क्या लोग मुझे 8 लाख रुपए देंगे ये जरूरी है क्या बच्चे? 8 लाख रुपए देंगे ये जरूरी नहीं है। तो कितने लोगों ने आपके शेयर खरीदे हैं, यानी कि टोटल में से कितने लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है उसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, और जितना सब्सक्राइब नहीं उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है? उसके बाद अब हो सकता है जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया तो उतने लोगों ने जब खरीदा तब पैसा दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा। तो जिस लोगों ने नहीं दिया होगा हम उनसे पैसा मंगाएंगे
यानी कि कॉल करेंगे क्या, तो जितना पैसा मंगा रहे हैं उसको बोलेंगे कॉल मनी, और जितना पैसा नहीं मंगा रहे उसको बोलेंगे अनकॉल्ड। समझे क्या? उसके बाद क्या लोग कुछ पे करेंगे, मतलब सपोज करो मैंने 80 में से, एक पर्सन था जिसने 1 लाख शेयर लिए, 1 लाख में से मैंने पहली इंस्टॉलमेंट में मांगा है 20,000 रुपए, ठीक है। तो मैंने 20,000 कॉल किया। अब 20,000 में से आया 10,000 है, 20,000 में से आया कितना, 10,000 है। 10,000 आया उसको बोलेंगे पेड अप, जितना नहीं आया उसको बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। अब बेसिकली कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है कि या तो पैसा मेरा डूबने वाला है या डूबने 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 की कगार पे। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या? आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। इसी चीज के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी चीज के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दो। अब तुम्हें ऑथोराइज क्या होता है, तुम्हें इशूड क्या होता है, तुम्हें सब्सक्राइब क्या होता है, तुम्हें कॉल्ड अप क्या होता है, तुम्हें अनकॉल्ड अप क्या होता है, तुम्हें पेड अप क्या होता है, तुम्हें कॉल्स इन अरियर क्या होता है, इन सब का बहुत गहरा नॉलेज तुम लोगों को आ गया है। ऐसी मैं तुम लोगों से क्या कर रहा हूँ, ऐसी मैं तुम लोगों से आशा कर रहा हूँ। बराबर, बराबर क्या, ऐसी मैं तुम लोगों से आशा कर रहा हूँ कि इतनी चीजें तो तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, इतनी चीजें तो तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इश्यू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स मतलब हम शेयर के थ्रू अपने कंपनी का एक हिस्सा लोगों को देंगे, उसके थ्रू लोगों से पैसा लेंगे। कौन कौन सी मेथड्स है सर, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम इस चीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सर मेथड्स कौन कौन से है शेयर्स के थ्रू पैसा लेने की। सर सबसे पहली जो मेथड आती है वो आती है आईपीओ एफपीओ। दूसरी मेथड्स आती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स से पैसा लेना, यानी कि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनसे भी ले सकते हैं, या तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से पैसा लेना, उनसे भी ले सकते हैं, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी पैसा ले सकते हैं। रुक जाओ थोड़ा, एक सेकंड, बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, थोड़ा डांट के आता हूँ। चलो हाँ कंटिन्यू करें। हाँ ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ, मेथड्स क्या क्या है इशू करने के शेयर्स को। सबसे पहला आता है पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर मतलब, पब्लिक ऑफर मतलब या तो आप आईपीओ के थ्रू कर सकते हो या तो आप एफपीओ के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी पैसा ले सकते हो आप, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से भी पैसा ले सकते हो आप, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी पैसा ले सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं जहां से आप पैसा ले सकते हो। चलो अब यहाँ पे अगर हम पब्लिक इशू कर रहे हैं तो हम दो तरीके से इशू कर सकते हैं। सर इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम पब्लिक इशू कर रहे हैं तो हम दो तरीके से इशू कर सकते हैं। पहला इशू कौन सा रहेगा बताओ? पहला इशू रहेगा सर फिक्स प्राइस इशू मेथड। बच्चे मान नहीं रहे हैं, थोड़ा पुलिस को कॉल करना पड़ेगा, रुको। भाई थोड़ा वैभव सर को बोल के इनको शांत कराओ तो, साइड वालों को। फिक्स प्राइस इशू मेथड क्या होता है ध्यान दो। फिक्स प्राइस इशू मेथड होता है वो मेथड जहां से आप
शेयर जब मार्केट में लाओगे तो एक सेम प्राइस पे लाओगे, यानी कि प्राइस फिक्स रहेगा, ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि लोग अगर शेयर खरीदना चाहे तो उसी प्राइस पे खरीदेंगे, और लोग अगर शेयर खरीदना चाहे तो उसी प्राइस पे खरीदेंगे, और वहां पे फ्लक्चुएशन के टाइम पे हम उस प्राइस पे शेयर नहीं खरीद सकते। उसको बोलते हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हम फ्लक्चुएशन वाले शेयर पे, यानी कि अभी तक प्राइस डिसाइड नहीं है, एक प्राइस बैंड डिसाइडेड है। प्राइस बैंड का मतलब क्या होता है? बिटवीन, मतलब हो सकता है 100 से 120 के बीच में प्राइस होगा। मार्केट में फिक्स प्राइस वाला शेयर नहीं आया। फिक्स प्राइस वाला शेयर नहीं आया इन द सेंस कि मार्केट में ऐसा शेयर नहीं आया कि जैसे मार्केट में शेयर आ गया जिसकी प्राइस फिक्स है कि 100 रुपए का शेयर रहेगा, आपको खरीदना है तो 100 रुपए में ही खरीदना पड़ेगा। उसको बोलते हैं फिक्स प्राइस मेथड, जो ऊपर पड़ा। इसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड का मतलब होता है जहां पे शेयर का प्राइस फिक्स नहीं है, जहां पे शेयर के प्राइस का एक बैंड दिया हुआ है। बैंड दिया हुआ इन द सेंस कि इन बिटवीन रहेगा, इन बिटवीन 100 से लेके 120 के बीच में रहेगा। आपको उसके प्राइस के अंदर कोई तो भी जो फ्लक्चुएशंस आएगी उनमें खरीदना है, ठीक है, और ये फिक्स प्राइस में नहीं रहता, ये बुक बिल्डिंग में होता है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। मेथड क्या क्या है सर पब्लिक से इशू करने के? पब्लिक से इशू करने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है आईपीओ, एक तो होता है एफपीओ। आईपीओ को समझने के लिए मैं तुम्हें और एक चीज बता रहा हूं। आईपीओ बेसिकली देखो, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, हम अगर शेयर मार्केट की बात करें, हम अगर कैपिटल मार्केट की बात करें, तो कैपिटल आप शेयर्स के थ्रू ले सकते हो। अब शेयर मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट भी हमारा दो चीजों में डिवाइडेड है। स्टॉक मार्केट एक हमारा प्राइमरी मार्केट है और एक हमारा सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप पहली बार शेयर मार्केट में इशू कर रहे हो। प्राइमरी मार्केट मतलब कौन सा मार्केट? जहां पे आप पहली बार शेयर मार्केट में इशू कर रहे हो उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। उसके बाद आप अगर दूसरी बार शेयर मार्केट में इशू कर रहे हो उसको बोलेंगे एफपीओ। वो प्राइमरी मार्केट के साथ ही आता है। तो जो हम आईपीओ बोल रहे हैं, जिस प्रोसेस का नाम बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद आता है एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। आईपीओ का मतलब है जब पहली बार आप मार्केट में शेयर इशू कर रहे हो उसको बोलेंगे आईपीओ। जो बाद में शेयर इशू करोगे उसको बोलेंगे एफपीओ, ठीक है। याद रखना ये चीज, यही चीज है जो मैंने तुम्हें बताई, वो तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्या बोला है देख लो एक बार। इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। जब मार्केट में फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर दिया जा रहा है, जब पहली बार दिया जा रहा है पब्लिक को शेयर, जब पहली बार दिया जा रहा है पब्लिक को शेयर, तो उसको बोलेंगे आईपीओ, ठीक है। जो बाद में दिया जा रहा है उसको बोलेंगे एफपीओ। समझे क्या? उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे एफपीओ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बोलेंगे ऑफरिंग टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम दो तरीके से शेयर ऑफर कर सकते हैं सर। एक तो होता है राइट इशू, एक तो होता है बोनस इशू। कल भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि इसके बारे में, हाँ सर थोड़ा बहुत पढ़ा था। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले राइट इशू की। कौन से इशू की सर? राइट इशू की। हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राइट इशू की। राइट इशू का मतलब होता है, राइट इशू का मतलब होता है जहां पे हम पहली बार जब मार्केट में शेयर इशू करेंगे, या जब भी हम पब्लिक से पैसा लेने के लिए मार्केट में शेयर इशू करेंगे, हम सबसे पहला राइट देते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। हम सबसे पहला राइट किसको देंगे? हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ये बच्चे मान ही नहीं रहे भाई, इनको भगाना पड़ेगा, रुको। चलो वापस से आता है। तो राइट इशू मतलब क्या होता है? राइट इशू मतलब होता है कि जहां पे हम हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को राइट देंगे कि आप हमारे शेयर मार्केट से खरीद सकते हो इजीली। उसके बाद आते हैं
उसके बाद आता है, अब बेसिकली राइट शेयर को और एक नाम है वेन एवर अ कंपनी मेक्स अ फर्दर इशू ऑफ द शेयर द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ प्रीएम्प्टिव राइट्स। प्रीएम्प्टिव राइट्स का मतलब होता है फर्स्ट ऑप्शन टू बाय। याद रखना, प्रीएम्प्टिव राइट्स का मतलब होता है फर्स्ट ऑप्शन टू बाय। पहले बार हम आपको देंगे, क्या देंगे सर, पहली पहली बार हम आपको देंगे ऑप्शन कि हम बाहर बेचने से पहले आप हमारा खरीदोगे क्या, शेयर, है ना। उसके बाद कंपनी मेक राइट इशू व्हेन द मेकिंग द प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम पे भी आप राइट इशू ले सकते हो। when security is offered to the selected group of people, उस टाइम पे भी राइट इशू आप ले सकते हो। उसके बाद इसके प्रोविजंस देख लो, प्रोविजन वही है सारे जो हमने पढ़े। और राइट शेयर आर सोल्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द प्राइस विच इज लेसर देन द मार्केट प्राइस। देखो सिंपल सी चीज है, जब भी मैं मार्केट में शेयर इशू करूंगा तो मैं सबसे पहले अपने लोगों को पूछूंगा। जब भी मैं मार्केट में शेयर इशू करूंगा तो सबसे पहले मैं कौन से लोगों को पूछूंगा सर, जब भी मैं मार्केट में शेयर इशू करूंगा तो सबसे पहले मैं अपने लोगों को पूछूंगा क्या तुम्हें लेना है, क्या क्या लेना है, क्या तो तुम्हें लेना है क्या हमारा शेयर, क्या तुम्हें लेना है क्या हमारा शेयर। तो अगर उन्होंने लिया तो हम उनको कम से कम प्राइस में दे देंगे। क्या उनको हमारा लेना है क्या शेयर, तो हम उनको कम से कम प्राइस में ऑफर कर देंगे, कम से कम प्राइस में ऑफर कर देंगे। उसके बाद लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन होना चाहिए नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, पीरियड क्या है ऑफर का, कितने टाइम तक चलेगा। बट पीरियड इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, कि आपका जो पीरियड रहेगा वो 30 दिन से ज्यादा का नहीं रहेगा एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस, पोस्ट कैसे भी भेज सकते हो आप। शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड द राइट टू इशू, अगर शेयर होल्डर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम शेयर होल्डर्स को मान लेंगे कि उन्हें नहीं खरीदना है, सिंपल। स्टिपुलेटेड टाइम का मतलब होता है स्पेसिफाइड टाइम, इंप्लाइड मतलब मींस अंडरस्टूड एज ट्रुथ। अब आता है बोनस इशू पे। बोनस इशू मैंने तुम्हें कल भी बताया, हो सकता है मेरे शेयर होल्डर्स कुछ अच्छा काम कर ले, हो सकता है मेरे शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कुछ अच्छा काम कर ले और उन्हें काम के बदले, नाम में ही समझ में आता है ना बोनस, बोनस मतलब क्या सर, अच्छा काम करने के बदले जो हमें एक्स्ट्रा कुछ मिलता है हम उसको बोनस बोलते हैं। जनरली हमें दिवाली का बोनस मिलता है क्योंकि हमने कुछ अच्छा काम किया साल भर, या जनरली हमें हमारे कुछ छोटे मोटे काम के बदले बोनस मिलता है क्योंकि हमने अच्छा काम किया है। तो जो बोनस मिल रहा है, तो जो बोनस मिल रहा है, तो जो बोनस मिल रहा है वो बोनस क्या आपको काइंड में मिल सकता है, क्या क्या बोनस आपको काइंड में मिल सकता है क्या, बताओ। हाँ सर, बोनस आपको काइंड में भी मिल सकता है। तो काइंड में मतलब शेयर्स के थ्रू भी मिल सकता है क्या, हाँ आपको बोनस शेयर के थ्रू भी मिल सकता है, शेयर के फॉर्म में भी मिल सकता है। क्लियर क्या। उसके बाद बट आपको बोनस जो दिया जाएगा वो बोनस आपको दिया किससे जाएगा सर, फॉलोइंग आर द प्रोविजन ऑफ रिलेटेड टू बोनस शेयर। अ कंपनी कैन इशू बोनस शेयर, आपको तीन चीजों में से दिया जाएगा, बोनस शेयर आपको तीन चीजों में से दिया जाएगा, या तो कंपनी का फ्री रिजर्व जिसको हम रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मतलब जो भी हम शेयर्स को रिडीम करते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह को रिडीम करते हैं, तो वो पैसा जो हम जहां पे रखते हैं रिडीम करने के लिए थोड़ा थोड़ा, उसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, वहां से आप ले सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह क्या होता है ये अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा ही होगा, है ना। उसके बाद आता है अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएगा। क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व में से आपका जो रीवैल्यूएशन रिजर्व में से आपका जो बोनस शेयर है वो इशू किया जाएगा क्या, आपका बोनस शेयर रीवैल्यूएशन रिजर्व में से इशू नहीं किया जाता है। अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, रिकैलकुलेटेड फाइंड आउट द करंट वैल्यू। जैसे कोई ये एसेट है, यहाँ पे एक चेयर है, सपोज ये यहाँ पे फोन है, ठीक है, ये फोन की वैल्यू अगर मैं आज के हिसाब से देखूं, अगर ये कैलकुलेट होता है, रीवैल्यूएशन होता है, तो इसके हिसाब से देखूं तो क्या इसके वैल्यू में से मैं बोनस शेयर कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं, या बोनस शेयर इशू कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। ऑफरिंग शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, बस इसमें एक दो चीजें याद रखना, शेयर कैन नॉट बी इशू इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनस शेयर आप डिविडेंड के बदले नहीं दे सकते, यानी कि मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें डिविडेंड नहीं पे करूंगा बट मैं तुम्हें बोनस शेयर दे दूंगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा सर, बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है
वंस द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस शेयर, एक बार बोनस शेयर का अनाउंसमेंट हो गया कि बोनस शेयर मिलने वाला है तो बोनस शेयर देना ही पड़ेगा, फिर आप कोई बहाना नहीं कर सकते। शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए तो ही आप बोनस शेयर दे सकते हो, अगर पार्टली पेड है तो नहीं दे सकते। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है दैट गिव अवे द बोनस शेयर टू अनदर पर्सन, बोनस शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उसके बाद देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड, मतलब कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह यहाँ पे लगेगा नहीं। मतलब जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना लगता है, 90%, 5%, 25% वाला वो प्रोविजन है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं लगती बेसिकली, वो पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं लगती बेसिकली, वो पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम आ रहे हैं, उसके बाद हम आ रहे हैं ऑफरिंग शेयर्स टू, offering shares to existing employees, offering shares to existing employees। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले तीन चीजें आ रही है यहाँ पे, तीनों चीजों का मतलब समझते हैं। सबसे पहली चीज है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, अभी हमने ऊपर देखा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। और कौन सा देखा था बोनस शेयर, और क्या देखा था, क्या देखा था बोनस शेयर और, बोनस शेयर और क्या देखा था, अरे याद क्यों नहीं आ रहा है, राइट इशू, सॉरी, बोनस शेयर और राइट इशू है ना, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। अभी शेयर होल्डर हो गए, अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को क्या क्या ऑफर किया जाता है, कुछ चीजें होती है, जैसे एक को बोलते हैं ईसॉस, उसके बाद एक बोलते हैं हम ईएसपीएस, ईएसपीएस, ईसॉस, ईएसपीएस। उसके बाद एसएआरसी, सार्स, सार्स, सार्स। उसके बाद आता है स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, ये चीजें हम एम्प्लॉयज को ऑफर करते हैं। सबसे पहले ईएसपीएस की बात करते हैं, ईएसओएस की बात करते हैं। ईएसओएस मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, बोलो एक बार, एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। क्या बोलता है ईएसओएस, ईएसओएस, ईसॉस, ईसॉस बेसिकली बोलता है कि हम हमारे एम्प्लॉयज को, यानी कि हम हमारे एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हैं कि आज कोई शेयर है, सपोज एक एग्जांपल देके समझाता हूं, कोई शेयर है जिसकी प्राइस आज 10 रुपए, और मेरा कोई एम्प्लॉय है, मैं क्या बोलूंगा उसको, भाई मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं तेरे को क्या दे रहा हूँ, मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूँ कि ये शेयर आज 10 रुपए का है, मैं तेरे को 9 रुपए में दूंगा, मैं तेरे को 9 रुपए में दूंगा, 1 साल तक तू इसको 9 रुपए में खरीद सकता है। मतलब मैंने अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया, कोई एम्प्लॉय के ऊपर मेरे को बहुत प्यार आ गया, बहुत प्यार आ गया कोई एम्प्लॉय के ऊपर, मैंने उसको बोला भाई मेरे को तेरे ऊपर बहुत प्यार आ गया है, अब मैं क्या करता हूँ ना, तेरे को जो शेयर का प्राइस आज 10 रुपए, मैं तेरे को 9 रुपए में देता हूँ, खरीद, आज खरीदना है आज खरीद, फ्यूचर में खरीदना है फ्यूचर में खरीद, 1 साल तक का तेरे पास टाइम है, तेरे को 1 साल के अंदर इसको 9 रुपए में खरीदना है, खरीद। मतलब ये सर इसका फायदा क्या हो गया फिर रिसोर्स का, अरे शेयर का प्राइस बढ़ता है ना, तो 1 साल के अंदर अगर शेयर का प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपए हो गया, तो भी मुझे शेयर कितने में मिलेगा, तो भी मुझे शेयर 9 रुपए में मिलेगा, मेरे पास ये ऑप्शन है, तो ये बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए, है ना। तो फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस आप खरीद सकते हो, ईसॉस बेसिकली। अब इसके प्रोविजंस क्या क्या है देखो, सबसे पहले कंपनी में ऑफर शेयर डायरेक्टली टू एम्प्लॉय थ्रू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। उसके बाद द शेयर आर ऑफर द प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस, अभी मैंने बताया तुम्हें, प्राइस मार्केट प्राइस से कम होगा। एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड रुको, हेलो, हाँ बोलना भाई। ये अभी है और थोड़ी देर रिकॉर्ड पर, फिर उसके बाद मेरा क्लास है 4 बजे। हम्म, क्या तुम्हारा, तुम लोग इधर ही हो क्या, अभी यार देखते हैं, अगर ये लोग रुकते हैं तो फिर करूंगा शायद। एक सेकंड, हाँ बोल, ठीक है, बताता हूँ। मैं कुछ टॉपिक, सुनो तो, कुछ टॉपिक मैं एसपी के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और एसपी के कुछ टॉपिक आ रहे हैं। वो भी करा दो, और नहीं करें, ठीक है, कॉपी पी लूंगा और अलग से तुम करेंगे, बट अभी मैं टाइम देखता हूँ, मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को।
कैसे ले मैं आ तो गया चल ध्यान दो, ध्यान दो। द मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर होगा, मतलब 1 साल तक। मैंने तुम्हें बताया था ना कि 1 साल तक आपके पास ऑप्शन है कि 1 साल तक आप कभी भी इसको ये कर सकते हो, मतलब शेयर खरीद सकते हो। उसके बाद यूजुअली द कंपनी स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड मैंने आपको बताया कि कितने टाइम का होगा, 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मिनिमम 1 ईयर। उसके बाद शेयर इशू अंडर द स्कीम डू नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट टिल द एम्प्लॉय बाइज द शेयर। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। क्या बोला है कि जब तक आपके पास ये ऑप्शन है, कौन सा, ई सॉस, जब तक आपके पास ई सॉस का ऑप्शन है, तब तक आप ना डिविडेंड ले सकते हो, ना आप कोई दूसरे राइट ले सकते हो, जब तक आप ई सॉस से शेयर बाय नहीं कर लेते। अगर बाय कर लिया तो फिर आप मतलब दूसरी चीजें कर सकते हो। शेयर इशू अंडर द स्कीम डू नॉट एंजॉय द डिविडेंड एंड वोटिंग राइट, जैसे मैंने तुम्हें बताया। कंपनी हैज गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू द स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चे? स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या? स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब एटलीस्ट 75% ऑफ वोटिंग होनी चाहिए अगर हम इसोस दे रहे तो। उसके बाद एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन। एम्प्लॉय अपना इसोस का ऑप्शन किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, लाइक बोनस शेयर। इंपॉर्टेंट। कंपनी हैज टू सेट अप अ कॉम्पेंसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर इसोस। एक कॉम्पेंसेशन कमिटी रहेगी एडमिनिस्टर करने के लिए। प्लेज मतलब, प्लेज एंड मॉर्गेज में क्या फर्क है सर? प्लेज होता है बेसिकली किसका? मूवेबल प्रॉपर्टी का, और मॉर्गेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इतना ही फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ईसॉस हो गया। अभी हम ईएसपीएस पे आ गए। इस ईएसपीएस क्या है? ईएसपीएस क्या है? बेसिकली ईसॉस किसके लिए था कि हम आज आपको प्री डिटरमाइंड प्राइस पे देंगे, आप क्या करो ना, उसको फ्यूचर में कभी भी खरीद सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। जैसे हम बोल रहे हैं कि आज हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आज खरीदो नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। आज हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आज खरीदना है तो खरीदो नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। आज हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आज खरीदना है तो खरीदो नहीं तो कभी नहीं देंगे। Under the scheme, company offer equity share to employees at a discounted price when can buy in future date. The company deduct certain amount from the salary employee toward the payment of shares. यही है, वही सारी चीजें, वही सारी चीजें। कुछ इसके प्रोविजन है वो देख लेना। अब आते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम क्या होती है? 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 बताओ। जनरली तुमने अभी देखा, एक होता है ईसॉस, एक होता है ईएसपीएस। दोनों में क्या आपको शेयर मिलेगा कंपनी का? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। दोनों में हमको कंपनी का शेयर मिलेगा जी सर, दोनों में हमको कंपनी का शेयर मिलेगा जी सर। एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सार्स, SARS। एक ऑप्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्स बोलते हैं। अब सार्स बेसिकली क्या होता है देखो। बेसिकली ईएसपीएस में शेयर मिल रहा है, ईसॉस में शेयर मिल रहा है, इसमें आपको शेयर नहीं मिलता। इसमें आपको फायदा मिलता है, इंसेंटिव मिलता है शेयर की प्राइस बढ़ने का। सपोज आज करो, सपोज आज करो किसी शेयर का प्राइस है, सपोज आज करो किसी शेयर का प्राइस है 10 रुपए, और कल उस शेयर का प्राइस 18 रुपए हो गया, तो जो 8 रुपए बढ़ा है ये मुझे इंसेंटिव के तौर पे मिलेगा। उसको बोलते हैं SARS, SARS, SARS। अंडर द स्कीम एम्प्लॉय गिवन द राइट टू रिसीव एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर। जैसे मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा, एप्रिसिएशन अमाउंट मिलेगा, बट शेयर नहीं मिलेगा। द कंपनी अलॉट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट यूनिट आर लिंक द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर। मतलब जो कंपनी के शेयर का वैल्यू रहेगा, कंपनी का शेयर नहीं मिलता है बेसिकली। relevant date, future date depending upon the appreciation of the value of shares which are linked the SAR unit। ठीक है, वही सारी चीजें। द फॉर्म ऑफ बोनस compensation given the employee of the company perform well and its market price of the share goes up। जब उसका प्राइस बढ़ेगा तब आपको इसका ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वही सारी चीजें बेटा।
वही सारी चीजें हैं। बट ऐसे आरएस देने के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसे आरएस देने के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स पे। स्वेट इक्विटी शेयर्स, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, एक सेकंड। लेक्चर तुम्हें कल दिखेगा, परसों, परसों मंडे को दिखोगे क्या? हाँ ठीक, हाँ। हेलो, चलो मस्ती मजाक हो गई, कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ, कहाँ थे हम लोग? हम थे स्वेट इक्विटी शेयर्स पे। हम किस पे थे सर? हम थे स्वेट इक्विटी शेयर्स पे। स्वेट मतलब क्या सर? स्वेट मतलब पसीना। स्वेट मतलब क्या? स्वेट मतलब पसीना। स्वेट इक्विटी शेयर बेसिकली क्या होता है सर? स्वेट इक्विटी शेयर मतलब वो शेयर है जिसको हम बोलते हैं जो बहाएगा पसीना उसको मिलेगी कंपनी की शेयर्स। ये गंदी सोच है भाई तुम्हारी, बहुत गंदी सोच है, बहुत मतलब बहुत बहुत गंदी सोच है। जो बहाएगा पसीना उसको मिलेगी कंपनी की शेयर्स, उसी को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब जो कंपनी के अंदर करेगा बहुत अच्छा काम उसको मिलेगा कंपनी का शेयर। और इसके साथ लगता है एक पारू पासु क्लॉज। पारी पासु क्लॉज का मतलब होता है हम सबको इक्वल फुटिंग पे रख के ये शेयर देते हैं। इक्वल फुटिंग मतलब अगर जिन जिन्होंने अच्छा काम किया है सबको एक जैसा शेयर हम बांटेंगे, इक्वल फुटिंग पे रख के शेयर देंगे, ठीक है? समझे क्या? समझे क्या? इसके लिए लॉक इन पीरियड रहता है बेसिकली स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। मतलब अगर तुम्हें शेयर्स दे दे हम लोग, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस में दे सकते हैं। अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया तो लॉक इन पीरियड रहेगा 3 साल तक, 3 साल के अंदर अंदर शेयर को रिडीम कर लो। देन आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में। देन किस में आते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट में आते हैं सर। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होती है? प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होती है सर? प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जहां पे हम एक स्पेशल विंडो ओपन करते हैं। जहां पे हम क्या करते हैं सर? जहां पे हम एक सेपरेट विंडो ओपन करते हैं। और सेपरेट विंडो किसके लिए ओपन कर रहे हैं? सेपरेट विंडो ओपन कर रहे हैं फॉर सेपरेट पीपल्स, जो शेयर होल्डर्स है, हमारे बड़े शेयर होल्डर्स है, जो हमसे कुछ बड़ा खरीदना चाहते हैं, जो हमसे करोड़ों की चीजें खरीदना चाहते हैं, जो हमसे करोड़ों के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उन शेयर होल्डर्स के लिए एक अलग विंडो ओपन होती है। जो अलग विंडो है उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली किससे ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाएगा सर? 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं दिया जाएगा। एमसीक्यू में बन सकता है ये, एमसीक्यू आ सकता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं दिया जा सकता। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है? 200 ग्रुप ऑफ होल्डर्स को भी दे सकते हैं हम लोग। सिक्योरिटीज मींस द बॉन्ड, डिवेंचर्स वगैरह कुछ भी। इन अदर वर्ड द कंपनी ऑफर सिक्योरिटी ओनली आइडेंटिफाइड पर्सन, नॉट अ जनरल पब्लिक। ये जो विंडो रहती है जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होती। ये विंडो क्या बोल रहा था मैं? ये विंडो जनरल पीपल के लिए
ओपन नहीं होती, ये होती है आइडेंटिफाइड पर्संस के लिए। ये किसके लिए ओपन होगी सर? ये होगी आइडेंटिफाइड पर्संस के लिए। इन अदर वर्ड द कंपनी ऑफर सिक्योरिटी ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट और आइडेंटिफाइज। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद सिलेक्ट करेगा कि कौन से लोगों को हमको देना है, कौन से लोगों को हमको नहीं देना है, क्या? शेयर्स, है ना। द कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर विथ एन एप्लीकेशन। ऑफ कंपनी ऑफर लेटर देती है लोगों को खरीदना है नहीं खरीदना है। द शेयर ऑफर्ड कैन फुल्ली और पार्टली पेड अप एंड द कंसिडरेशन शुड बी पेड बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, या तो किसी से भी कर सकते हो बट नॉट इन कैश। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे कैश नहीं चलेगा। आइडेंटिफाइड पर्सन आइडेंटिफाई करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद कंपनी प्रॉपर एप्लीकेशन वगैरह देगी, कंपनी प्रॉपर एप्लीकेशन वगैरह देगी। उसके बाद right to renunciation is not given to application the private placement company has get approval। शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा बेटा, मतलब 75% और मोर वोटिंग आपको चाहिए रहेगी यहाँ पे। उसके बाद कंपनी कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट दो तरीके से कर सकती है, या तो राइट इशू के थ्रू कर सकती है या तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकती है। राइट इशू हम अभी थोड़ी देर पहले कर लिए, और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होती है समझो। When a company issues specified security like equity shares that can be converted into equity shares in future, मतलब ऐसे शेयर्स या तो ऐसे शेयर्स जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं। टू सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ पर्सन और प्रेफरेंशियल बेसिस इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। जहां पे कंपनी खुद सिलेक्ट करेगी कुछ प्रेफरेंशियल बेसिस पे कुछ लोगों को, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ठीक है। यूजुअली the company offered preferential allotment to promoters, existing shareholders, employees, venture capitalist। यहाँ पे आपका 200 का लिमिट नहीं है, यहाँ पे आप कितने भी लोगों को कर सकते हो, प्रेफरेंशियल लोगों को कर सकते हो। इतना ही फर्क है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में हम प्राइवेटली प्लेस करते हैं जो सिलेक्ट करेंगे लोग हम, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कंपनी ही प्रेफर करेगी, बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे वहां पे सर कौन होने चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स होने चाहिए, यहाँ पे ऐसी कोई ये नहीं है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। वहां पे ग्रुप ऑफ पर्संस होने चाहिए थे, और जनरल पब्लिक वहां पे नहीं होती थी, यहाँ पे होगी, ठीक है। The share offer fully paid up and the applicants have to pay consideration in cash। यहाँ पे कैश में कंसिडरेशन पे कर सकते थे आप, उसमें कैश में कंसिडरेशन पे नहीं कर सकते थे। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। शेयर इशू अंडर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव अ वोटिंग राइट, हैव अ नो वोटिंग राइट। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब ऐसे लोग जो नया कुछ तो भी ला रहे हैं मार्केट में, वो सारे लोग। उसके बाद इसका डिफरेंस बिटवीन है छोटा सा हल्का सा, क्या फर्क होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड इसमें? जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था, वहां पे 200 का लिमिट है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद शेयर ऑफर्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। द शेयर ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में फुल्ली पेड अप होने चाहिए, यहाँ पे फुल्ली और पार्टली दोनों हो सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इज इशूड व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड। प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर देना पड़ेगा, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं होता। उसके बाद आता है बायबैक ऑफ शेयर। क्या होता है बायबैक? बायबैक क्या होता है? बायबैक क्या होता है? बायबैक क्या होता है बेटा? बायबैक क्या होता है सर? बायबैक मतलब होता है बाइंग बैक देयर ओन शेयर्स, मतलब मैं अपने खुद के शेयर वापस ले रहा हूं। लाइक मैंने पब्लिक को शेयर बेचे थे, कितने में? 100 रुपए पर शेयर में मैंने 100 शेयर बेच दिए, तो 10,000 के शेयर मैंने बेच दिए पब्लिक को। 10,000 के शेयर मैंने बेच दिए पब्लिक को, 10,000 नहीं, 10,000 ना, हाँ 10,000। मैंने 10,000 के शेयर पब्लिक को बेच दिया। अब सपोज करो एक शेयर का वैल्यू जो था वो 100 रुपए था ना। अगर मैं पब्लिक से शेयर वापस लेने की मांग कर रहा हूं, बेसिकली अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए होता है, अगर मैं पब्लिक से शेयर वापस लेने की मांग कर रहा हूं तो मुझे उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ में हम क्या देते हैं सर कुछ ना कुछ में हम क्या देते हैं? कुछ ना कुछ में हम उनको शेयर का प्राइस बढ़ा के दे देते हैं। इन द सेंस, अब जैसे शेयर का प्राइस है मार्केट में कितना चल रहा है? 100 रुपए, तो हम उनको 110 दे देंगे, 120 ऑफर कर देंगे, तो ही वो आपको उनके शेयर वापस करेंगे ना भाई, नहीं तो क्यों वापस करेंगे? नहीं तो वो शेयर क्यों वापस करेंगे? बराबर। कंपनी कैन बाय बैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और द प्रोपोर्शनेट बेसिस, या तो ओपन मार्केट से भी ले सकती है, या तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से भी ले सकते हैं, या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी ले सकते हो, या तो ओपन मार्केट से भी ले सकते हो, या तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से भी ले सकते हो। वेयर इशूड ESOPs एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। द कंपनी कैन बाय शेयर्स ओनली व्हेन एज द सफिशिएंट बैलेंस
मतलब आपके यहाँ पे सफिशिएंट बैलेंस हो, जैसे फ्रीजर सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रोसीड टू इशू एनी अदर शेयर्स, मतलब आपके पास पैसा देने के लिए सफिशिएंट बैलेंस हो तो ही आप इशू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। कंपनीज गो फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स फॉर अ वेरियस रीजन सच एज रिटर्न, सरप्लस, कैश टू क्रेडिट, ऊपर ऊपर की बात है, ठीक है। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या भाई? ये समझ में आया क्या बताओ? ये समझ में आया क्या? चलो, वो समझ में आया। यहाँ पे हो गए तुम्हारे मेथड्स यहाँ पे पूरे खत्म। यहाँ पे हो गए तुम्हारे मेथड्स यहाँ पे पूरे खत्म, ठीक है। एक सेकंड रुकोगे? ये कहाँ बहुत खूब मना करे दुनिया, लेकिन मेरे महबूब, चलो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं हम आगे। चलो, अब हम आते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर पे। अलॉटमेंट का मतलब क्या है सर? अलॉटमेंट का मतलब होता है देना। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है सर? देना। लोगों ने आपके शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा कि हमें आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए, तो लोगों ने अप्लाई किया होगा, लोगों ने पैसा भी भरा होगा। अगर लोगों ने अप्लाई किया है, लोगों ने पैसा भरा है, तो क्या उनको देना पड़ेगा क्या? लोगों ने अगर अप्लाई किया है, लोगों ने पैसा भरा है, तो क्या उनको देना पड़ेगा क्या? क्या देना पड़ेगा? उनको देना पड़ेगा कंपनी का शेयर्स। उनको क्या देना पड़ेगा सर? कंपनी का शेयर्स। उनको क्या देना पड़ेगा सर? कंपनी का शेयर्स देना पड़ेगा। उनको कंपनी का देना पड़ेगा सर शेयर। तो उसी को बोलते हैं सर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, यानी कि कंपनी अपने शेयर तुम्हें देगी, यानी कि अलॉट करेगी। व्हेन कंपनी गिव शेयर टू एन एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड द अलॉटमेंट, द एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब डेफिनेशन एक बार पढ़ लोगे तो मैंने तुम्हें बता दिया, गिविंग होता है, देना होता है, मैंने जैसा अभी बताया। इसमें अंडर द कंपनीज एक्ट 2030 फॉलोइंग कंपनीज हैव टू इशू शेयर सिक्योरिटीज। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे इन अभी जो होता है ना, वो डीमैट फॉर्म में होता है। डीमैट फॉर्म इन द सेंस डीमैटेरियलाइज फॉर्म। वैसे दो फॉर्म होते हैं, एक तो रीमैटेरियलाइज होता है, डीमैटेरियलाइज। रीमैटेरियलाइज जहाँ पे आपको शेयर फिजिकल फॉर्म में मिल रहे हैं, और डीमैटेरियलाइज यानी कि हमने सुना हुआ है डीमैट अकाउंट, डीमैट फॉर्म में शेयर मिलना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर मिलना, ठीक है। A company making public offer in excess of rupees 10 crore, excess of rupees 10 crore, unlisted public company, for its new issues with the effect from such other classes or class of company is prescribed, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? द प्रोविजन कंडीशन, हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। प्रोविजन और द कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब प्रोविजन और कंडीशन क्या है?
एवरी कंपनी इशूइंग शेयर हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट विथ रिगार्ड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप शेयर इशू करोगे। तो शेयर पब्लिक से पैसा लेना है, पब्लिक से पैसा कौन सी कंपनी लेगी? पब्लिक से पैसा लेना है तो पब्लिक से पैसा कौन सी कंपनी लेगी? इसको याद रखने का ऐसा ही तरीका है। पब्लिक से पैसा लेना है तो पब्लिक से पैसा सिर्फ पब्लिक कंपनी लेगी, पब्लिक से पैसा लेना है तो सिर्फ पब्लिक से पैसा पब्लिक कंपनी लेगी। याद रखो। कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, ध्यान दो। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में आते हैं, these are the provisions laid down by the Companies Act 2013. Registration of prospectus, a copy of prospectus must be filed to the, देखो प्रोस्पेक्टस समझो पहले तो बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है? सर आपने ब्रोशर सुना है, ब्रोशर स्कूल का प्रोस्पेक्टस, आपकी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस सुना होगा जिसमें कॉलेज की पूरी डिटेल्स रहती है। वैसे ही एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस जहां पे कंपनी की पूरी डिटेल रहेगी। कंपनी को सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। जैसे आपके कॉलेज के प्रोस्पेक्टस के पीछे देखना एक फॉर्म होता है ना, फॉर्म में लिखा होता है कि आप अपनी डिटेल भरो, एडमिशन फॉर्म होता है बेसिकली। वैसे ही उस फॉर्म के पीछे भी एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसको आपको भरना पड़ेगा, कितने शेयर चाहिए, शेयर होल्डर का नाम क्या रहेगा, ये वो सारी चीजें। तो एप्लीकेशन देते हो वो फॉर्म के थ्रू देते हो। तो आपको पहले तो एज अ कंपनी आपको एक प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस जो आप रजिस्टर्ड करोगे वो आरओसी के साथ करोगे, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ करोगे। उसके बाद एप्लीकेशन मनी, ये इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। द कंपनीज एक्ट स्टेट द अलोंग विथ, आपको एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा क्या? मतलब शुरुआत में कुछ पैसा देना पड़ेगा क्या? सपोज आप 100 रुपए के 10 रुपए के शेयर खरीदना चाहते हो तो 10 का 5%, 10 का 5% या 100 का 5% आपको देना पड़ेगा। 100 रुपए का 5% मिनिमम एप्लीकेशन मनी स्टार्टिंग में आपको कंपनी को देना है, जो 5% का है, ठीक है, जो 5 रुपए रहेगा। सेबी फॉर पब्लिक कंपनीज द एप्लीकेशन मनी टू बी मिनिमम 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या है 5%, और सेबी एक्ट के हिसाब से क्या है सर? तो सेबी एक्ट के हिसाब से है 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। एप्लीकेशन मनी पेड टू द कंपनी, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक कंपनी अगर लोगों से पैसा लेना चाहती है, सपोज करो वो लेना चाहती है 1 लाख रुपए लोगों से। कितना लेना चाहती है? 1 लाख रुपए लेना चाहती है। तो क्या मैंने तुम्हें बताया था ना, लोग जब पैसा लेंगे तो उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो क्या 1 लाख के 1 लाख लोग ले लेंगे? क्या नहीं लेंगे सर। हो सकता है कुछ लोग ले, कुछ लोग ना ले। तो सपोज करो तुम्हारे 80,000 शेयर बिक गए, 20,000 शेयर नहीं बिके, तो क्या अब कंपनी जो 80,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास आया है वो कंपनी रख लेगी और शेयर दे देगी? क्या नहीं दे सकती सर। मिनिमम प्रोविजन 90% का है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी आपको कितना रिसीव होना चाहिए? 30 दिनों के अंदर अंदर 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी आपको रिसीव होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी आपको कितना रिसीव होना चाहिए सर? क्यों नहीं हो रहा है बेटा? हाँ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी आपको 90% का रिसीव होना चाहिए। यानी कि अगर 1 लाख रुपए आप लेना चाहते हो तो मिनिमम लोगों ने 90,000 के लिए सब्सक्राइब किया हो तो ही ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। उसके बाद usually the company does not collect minimum subscription. It means issuer under subscribe, that is the number of share applied the less than the share offered by the company. The minimum subscription, if the minimum subscription is not collected within a specified time, within a specified time का मतलब होता है 30 दिनों के अंदर, तो कंपनी को शेयर वापस करने पड़ेंगे। शेयर का पैसा पब्लिक को वापस करना पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर सर? सर 15 दिन के अंदर पब्लिक को शेयर का पैसा वापस करना पड़ेगा। टू अवॉइड सिचुएशन, कंपनी इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक आदमी को अपॉइंट करती है, एंड दैट आदमी इज नोन एज अंडर राइटर। कौन होता है? अंडर राइटर। अंडर राइटर मतलब कौन? अंडर राइटर मतलब कौन? अंडर राइटर एक ऐसा इंसान है जो कंपनी एंड जो कस्टमर रहेगा उनके बीच में रहता है। कंपनी एंड कस्टमर के बीच का पर्सन अंडर राइटर। ये पर्सन क्या करता है बेसिकली? ये पर्सन तुम्हारे कंपनी से शेयर लेगा और पब्लिक को बेचेगा। अब पब्लिक को बेचेगा, सपोज करो 90% वाला प्रोविजन है और 80% वाला प्रोविजन कंप्लीट हुआ और 10% हुआ ही नहीं, तो जो 10% है वो अंडर राइटर खुद खरीद लेता है, क्योंकि उसको प्रोविजन कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जो भी सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है वो 10 वर्किंग डेज के अंदर खत्म हो जाती है, मतलब जितने भी सब्सक्राइबर्स है 10 दिनों के अंदर लिस्ट बंद हो जाएगी। अलॉटमेंट बेसिस पे चलता है।
अलॉटमेंट ऑफ द शेयर विल बी बेसिस विच द डिसाइड द कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर, कैसे किस टाइप के सब्सक्राइबर है उसके ऊपर चलती है। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो हम उनका पैसा या तो रख सकते हैं या तो वापस कर देंगे। एक्सेस मनी मोस्ट ऑफ द केसेस में रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद परमिशन टू डील इन स्टॉक एक्सचेंज, आपको सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज में डील करने के लिए। ये सारी सारी छोटी छोटी चीजें हैं। सो सेबी से परमिशन मतलब सेबी में लिस्ट होना पड़ेगा, इसलिए हम बोलते हैं ना लिस्टेड पब्लिक कंपनी कई बार। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर एंड इशू ऑफ वेरियस एजेंसीज, वो सारी अब वेरियस एजेंसीज इशू करो, मैनेजर को अपॉइंट करो, बैंकर को अपॉइंट करो, वो सारी चीजें। अब जनरल प्रिंसिपल्स है, कुछ कुछ जनरल प्रिंसिपल से ध्यान देना, कुछ जनरल प्रिंसिपल से बेटा ध्यान देना, इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल से ध्यान देना। दीज आर द रूल दैट द कंपनी मस्ट फॉलो द एडिशन टू प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। प्रॉपर अथॉरिटी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द अलॉटमेंट कमिटी सेट अप, द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू अलॉट शेयर। जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगी, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी अथॉरिटी ऑथोराइज पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। रीजनेबल टाइम मतलब आपको एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है देखो, एज पर द एक्ट अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन 60 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अलॉटमेंट 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने बोला नहीं है तो 60 डेज ही याद रखना है, ठीक है। 60 डेज के अंदर अंदर करना है। अगर 60 डेज के अंदर अंदर नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर वापस कर दो। वही सारी चीजें, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन एप्लीकेंट एंड कंपनी के बीच में, अच्छा। अलॉटमेंट शुड नॉट बी कॉन्ट्रावेन, मतलब वॉयलेशन नहीं होने चाहिए, अलॉटमेंट टाइम के अंदर हो जाए। अलॉटमेंट में कोई भी फ्रॉड धोखाधड़ी वाला सीन ना हो बेटा। क्लियर क्या बेटा, समझे क्या बेटा, आगे बढ़े क्या बेटा, चलो बेटा। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर के लिए क्या क्या प्रोसीजर है ध्यान दो। अलॉटमेंट ऑफ शेयर के लिए क्या प्रोसीजर है, अगर आपको शेयर अलॉट करना है तो क्या प्रोसीजर है ध्यान दो। अलॉट करना है तो क्या प्रोसीजर है ध्यान दो, ठीक है। चलो ध्यान दो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर के लिए क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले एक अलॉटमेंट कमेटी आपको बिठानी है, सबसे पहले आपको एक अलॉटमेंट कमेटी बिठानी है। अलॉटमेंट कमेटी में, अलॉटमेंट कमेटी बोर्ड की होती है, बेसिकली बोर्ड डिसाइड करेगा। अब अलॉटमेंट कमेटी में एक मीटिंग भी हम लोग फॉर्म करेंगे, मीटिंग का नाम होगा सर बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग फॉर्म करो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन भी आपको पास करना पड़ेगा क्या, हाँ सर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग हेल्ड, अपॉइंट अलॉटमेंट ऑफ द सजेस्ट अलॉटमेंट कमिटी, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी प्रेजेंट द अलॉटमेंट कमिटी, प्रिपेयर द अलॉटमेंट फॉर्मूला, वगैरह 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 सारी चीजें। वंस द अलॉटमेंट फॉर्मूला अप्रूव्ड, एक दो अलॉटमेंट फॉर्मूला अप्रूव हो गया, देन आपको चेयरमैन एंड सेक्रेटरी की साइन लेनी है, सेक्रेटरी मींस कंपनी सेक्रेटरी की साइन लेनी है। उसके बाद पास बोर्ड मीटिंग, पास बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन मैंने तुम्हें बताया था, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन मैंने आपको बताया था, है ना। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है सर, आप बोर्ड मीटिंग पास करोगे, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करोगे, है ना। उसके बाद बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, जितने भी लोग हैं उसमें से 50% से ज्यादा वोटिंग हो गई तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया, है ना। 50% से ज्यादा वोटिंग हो गई मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया। अलॉटमेंट के लिए अगर बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो क्या अलॉटमेंट करना पड़ेगा क्या, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो अलॉटमेंट करना पड़ेगा क्या, यस। बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया यानी कि 50% या उससे ज्यादा वोटिंग होगी तो आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा। उसके आगे बढ़े, अब कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जाता है जिसको बोलते हैं एस्क्रो बैंक अकाउंट। अलॉटमेंट मनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जाता है जिस बैंक अकाउंट को बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट मतलब जिसमें अलॉटमेंट का पैसा अलग से जाएगा। उसके बाद अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन, एक अरेंजमेंट होगी, बाकी रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर में क्या क्या जाएगा वो। फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न मतलब रिटर्न नहीं,
रिटर्न मतलब जैसे आईटीआर वगैरह होता है वैसा एक रिटर्न होता है अलॉटमेंट का कि हमने अलॉटमेंट भर दिया है। बेसिकली आपको आरओसी को बताना पड़ता है। प्रिपेयर रजिस्टर्ड फॉर मेंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जिसको भी आपने शेयर सर्टिफिकेट दिया है यानी कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स का एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स का एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर। चलो अब आते हैं सर शेयर सर्टिफिकेट मतलब क्या। शेयर सर्टिफिकेट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, शेयर सर्टिफिकेट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इस कंपनी का ओनर कौन है। यानी कि अगर मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है तो मैं क्या कंपनी का ओनर माना जाऊंगा क्या? यस सर, अगर मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है तो मैं उस कंपनी का ओनर माना जाऊंगा उतने परसेंट के शेयर का। समझे क्या? मैं उतने परसेंट के शेयर का कंपनी का ओनर माना जाऊंगा, उतने परसेंट के शेयर का कंपनी का ओनर माना जाऊंगा। इसका मतलब एक ऐसा एविडेंस है जिसके अलावा आपको कोई एविडेंस नहीं चाहिए। इसी को बोलते हैं हम प्राइमा फेसी एविडेंस। कौन सा एविडेंस? प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी एविडेंस इसका मतलब इकलौता ऐसा एविडेंस कि इसके अलावा कोई और एविडेंस हमें चाहिए ही नहीं। If any dispute about the membership arises, the certificate will held evidence। मतलब अगर मेरे को कोई पूछे कि तुम तो मेंबर हो ही नहीं, तो मैं सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, वो मान जाएगा कि मैं मेंबर हूँ। ठीक है, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशू अंडर द कॉमन सील, कॉमन सील के थ्रू इशू किया जाता है। उसके बाद 2 डायरेक्टर की साइन लगेगी। कॉमन सील बेसिकली इंडिया में अभी ऑप्शनल है। कंटेंट क्या क्या रहेंगे? नाम रहेगा उसका, फोलियो नंबर रहेगा, शेयर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, मेंबर का नाम रहेगा, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर, नेचर ऑफ शेयर, कौन से टाइप के शेयर तुमने लिए वो सारी चीजें रहेगी। उसके बाद कॉमन सील बेसिकली जो इंडिया के अंदर अभी ऑप्शनल है, इफ एनी एंड सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर। अगर वो नहीं है तो 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर होगी तो भी चलेगा। ठीक है, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, सबसे पहले टाइम क्या है? विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद टू हुम, टू सब्सक्राइबर फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे मैंने तुम्हें बताया जो स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर होते हैं जिनका नाम एमओए में होता है, तो उनको आपको 2 महीने के अंदर देना है। विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट डिसाइड हो गया उसके 2 महीने के अंदर इशू कर दो। उसके बाद विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मतलब मैंने अगर किसी को ट्रांसफर किया है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, अगर मैंने किसी को ट्रांसफर किया है तो जैसे ही ट्रांसफर हुआ, जो पर्सन को ट्रांसफर किया उसको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, for listed company share certificate should be issued within 15 days from the date of receipt of transfer request। listed companies के लिए शेयर सर्टिफिकेट जो रहेगा वो 15 दिन के अंदर इशू होगा। ठीक है, अब आता है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट एंड कॉल्स ऑफ शेयर फॉर फीचर क्या होता है वो सारी चीजें। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में जब भी नया चैप्टर चालू करूंगा उसमें यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी मेरी क्लास है इसलिए मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा। थोड़ी देर में मिलता हूँ आप लोगों से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर थोड़ी देर में होगा, थोड़ी देर में मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर और मिलो थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू।